दोस्तों, गुजरात में ऐसा क्या हुआ जो शायद आपकी आंखों से छूट गया है और आपने खुली नजरों से उन तमाम बातों को ना देखा हो जिन बातों को हम आपको दिखाना चाहते हैं। गुजरात के सूरत में जो कुछ हुआ वो पहले तो इत्तेफाक नहीं था और पहले कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि आप इसे समझे कि अरे दो समुदाय के लोग थे, घटना घट गई, लोगों ने पत्थर चलाए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब इस बात को यहीं पे छोड़ देते हैं। इस पूरी खबर में कुछ ऐसे मैसेज दिखते हैं, कुछ ऐसे संदेश छिपे होते हैं जिसको समझने के बाद आपको लगेगा बाप रे बाप, क्या इतनी बड़ी प्लानिंग हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही है। दोस्तों, ये जो सैयदपुरा का इलाका है सूरत के भीतर, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन ये हुआ नहीं करता था। आज से कुछ दशक पहले यहाँ पे पारसी जो है वो बहुतात में थे और पारसियों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन माहौल ऐसा बना कि या तो पारसी इस इलाके को छोड़कर चले गए या फिर पारसी ज्यादातर कन्वर्ट हो गए और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अब यही चुनौती वहां पर बचे हुए हिंदुओं के सामने भी है और ये जो प्रतिमा लगती है, ये जो प्रोग्राम होता है गणेश चतुर्थी का, वो आज से नहीं होता बल्कि 2 दशक यानी कि 20 सालों से हो रहा है और 20 सालों से कभी ये दिक्कत नहीं आई। फिर अचानक इस साल ऐसा क्या हुआ? इस साल को अगर आप जोड़ेंगे तो शायद ये गलत होगा। पिछले 2 सालों से इस तरीके की घटनाओं की शुरुआत होती है और शुरुआत को अंजाम तक पहुंचाने में तकरीबन 1000 दिनों का वक्त लिया जाता है। ये तीसरा साल है जब कार्यक्रम के बीच बाधा डालने की कोशिश की जाती है। इसमें 2 दिन पत्थरबाजी होती है। पहले दिन हिंदू जो वहां पे पूजा कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, सामान्य घटना है, इसे छोड़ देते हैं, इसमें बवाल नहीं ठीक रहेगा। लेकिन जो दूसरे दिन की घटना होती है उसको देखने के बाद वहां मौजूद भक्तों का जो धैर्य होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। अब आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि आखिर गुजरात के सैयदपुरा इलाके के लाल गेट के वरियाली में हुआ क्या था। इस बात को समझने के लिए 7 सितंबर को क्या हुआ था पहले ये समझिए। रात को 9 बजे ई रिक्शा से 3 लड़के आते हैं जो नाबालिग होते हैं। उनमें से एक लड़का पत्थर चलाता है और पत्थर जाके सीधे गणेश भगवान की प्रतिमा को लग जाती है। उसके बाद वो भागने की कोशिश करते हैं और जब भागने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग उन बच्चों को पकड़ लेते हैं क्योंकि उस वक्त भीड़ थी और भीड़ भाड़ इलाके से वो ई रिक्शा वहां से निकल नहीं पाया। बच्चों से पूछताछ होती है और बच्चों को छोड़ दिया जाता है ये कहकर कि ये बच्चे हैं, गलती हो जाती है। बच्चों का मकसद गणेश प्रतिमा पे पत्थर मारना नहीं था। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद प्रशासन वहां पे जब सामने मौजूद था, उसके बाद वहां पे फिर यही दोबारा घटना शुरू होती है। 6 बच्चे पहले आते हैं, 6 बच्चे को हथियार बनाया जाता है और पहले बच्चों से ही हमला करवाया जाता है और उसके बाद जो पीछे के लोग थे जिनकी प्लानिंग थी वो लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल मेवात जैसा आपने देखा था दोस्तों, मेवात की घटना की तरह ही यहां पर घेराबंदी की गई थी। पहले से पत्थर इकट्ठा किए गए थे, छतों पे पत्थर रखे गए थे और ये जो लोकल लोग सैयदपुरा के ये दावा कर रहे हैं कि ये बाहरी लोग थे, तो सवाल ये उठता है कि बाहरी लोग आपकी छत पे कैसे पहुंच गए और छतों से पत्थर क्यों मारे गए। ये तमाम वो बात बताते हैं कि प्लानिंग बहुत बड़ी थी और इसे रची जा रही थी। सही वक्त का इंतजार किया जा रहा था। सही वक्त का क्या मतलब हो सकता है हम आपको वो भी बताते हैं। सही वक्त का मतलब दोस्तों ये है कि भारत में सऊदी प्रिंस का दौरा था और सऊदी प्रिंस को जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले लगा रहे थे उसी वक्त गुजरात में ये सब कुछ घट रहा था। ये बताने की कोशिश हो रही थी सऊदी प्रिंस को कि आप देखिए हिंदुस्तान के गुजरात के राज्य में एक अल्पसंख्यक समुदाय के साथ क्या हो रहा है। यहां ये बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जिन लोगों को परेशान किया गया वो अल्पसंख्यक लोग नहीं बल्कि वो लोग थे जो अपनी पूजा कर रहे थे। और 8 सितंबर की रात जब रात को 9 बजे सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, उस वक्त लोग कथा सुनने में मगन थे। उसी दौरान पत्थरबाजी होती है। जब दूसरे दिन पत्थरबाजी होती है तो लोगों के सब्र का बांध टूट जाता है, लोग उठ जाते हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होती है। आप ध्यान से सुनिए, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होती है और प्रशासन जब तक मामले को कंट्रोल कर पाता तब तक ये चिंगारी पूरे सैयदपुरा में फैल जाती है।
उसके बाद लोग कानून हाथ में लेते हैं और जिसको जो समझ में आता है वो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी घरों के छतों से पत्थर फेंके गए। वो बाहरी लोग कौन थे? यही कहानी मेवात में गढ़ी गई, यही कहानी उत्तराखंड के हल्द्वानी में गढ़ी गई, यही कहानी यूपी के कानपुर में गढ़ी गई, यही कहानी महाराष्ट्र में गढ़ी गई। ये कहानियां गढ़ी कैसे जाती हैं इस बात को भी समझते हैं। जो सैयदपुरा का इलाका है वहां पे जो लोकल लोग हैं उनमें दो तरीके के बयान हैं और दोनों तरीकों के बयानों में बहुत ही विरोधाभास नजर आता है। एक पक्ष का यह कहना है कि यह पत्थरबाजी लगातार तीसरे साल हुई, 2 साल पहले हुई थी लेकिन सामान्य थी, खबर मीडिया तक नहीं पहुंची थी, इस बार बहुत बड़ी बन गई। दूसरे पक्ष का यह कहना है कि एक व्यक्ति यानी कि एक बच्चा, सुनिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक बच्चा जो है वो खेल रहा था और उसके हाथ से जो पत्थर निकला वो गलती से गणेश की प्रतिमा पर जाकर लग गया और उसके बाद कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने इसे एक मुद्दा बना दिया। आप समझिए कि जो बच्चा खड़ा होगा दूर, कम से कम उसकी दूरी गणेश प्रतिमा से 70 से 100 मीटर के बीच होगी, लेकिन उसका पत्थर बेवजह जाकर, यानी कि उसने मारा नहीं, गलती से जाके गणेश प्रतिमा को लग जाती है, ऐसा दावा किया गया। लेकिन जो लोग वहां पे मौजूद थे उनकी घटनाओं को जब हमने जोड़ कर देखा तो हमें यह देखने को मिला कि इस तरीके की बातें हर घटना के बाद कही जा रही हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि सैयदपुरा में जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, इस बात को भी समझते हैं। 2020 में जब उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो दिल्ली आए हुए थे और फरवरी महीने में जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में उस दौरान CAA का विरोध प्रदर्शन चल रहा था और उनके सामने ही अमेरिका को बताने के लिए अमेरिकी संसद में मौजूद सांसदों तक, मुस्लिम सांसदों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि जब आपका नेता हिंदुस्तान की धरती पर था तब एक अल्पसंख्यक समाज के साथ बड़ा अन्याय हो रहा था, और यही बताने के लिए जब सऊदी प्रिंस भारत की धरती पर मौजूद थे दोस्तों, तो गुजरात के भीतर यह सब कुछ हो रहा था। वो क्यों हो रहा था इसका अंदाजा आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस घटना में प्रशासन ने जिस तरीके की कार्रवाई की उसकी भी सराहना की जानी चाहिए। 8 सितंबर की रात को घटना घटती है, उसके बाद पूरी पुलिस की टीम और स्पेशल टीम की एक ऑपरेशन बनाया जाता है और वो घरों में घुसते हैं, कुछ घरों के ताले तोड़े जाते हैं, घरों से लोगों को निकाले जाते हैं, उनको फिर कहीं लेकर जाया जाता है। उसके बाद उन आरोपियों के साथ ऐसा क्या होता है कि वो लंगड़ा कर चलते हैं और उन सभी को जो है जेल में डाल दिया जाता है। इसमें एक पुलिस अधिकारी को भी चोट लगी है, कई लोगों को चोटें आई हैं, हालांकि सब सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि जो गुजरात में हो रहा है क्या वो सिर्फ हो रहा है या करवाया जा रहा है, इस बात को भी आपको समझना होगा। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी इसके पहले जब वो विदेशी दौरे पर थे तो ये कहकर गए थे कि भारत में जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। क्या उसी लोकतंत्र को खतरे में दिखाने की कोशिश की जा रही है या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके साथ भारत के अंदर बहुत कुछ बुरा हो रहा है, ताकि ये नैरेटिव दुनिया को दिखाया जा सके, सऊदी प्रिंस को दिखाया जा सके, अमेरिका को बताया जा सके और दुनिया के सामने इसको मुद्दा बनाया जा सके। और पाकिस्तान का जो रोल है दोस्तों, उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में ये बात साफ है कि विदेशों से फंडिंग होती है, विदेशों से पैसे आते हैं और ये पैसे बांटे जाते हैं। उसी पैसे के दम पे कुछ लोग खड़े होते हैं और वो अपनी आम जिंदगी को छोड़कर पत्थर मारकर दंगाई बनने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे कई जो पुराने केस हैं, उसकी जो रिपोर्ट है, जो चार्जशीट है पुलिस की, वो साफ कहती है कि ये सब कुछ उसी आधार पे होता है। प्रयागराज में जो एक मदरसा पकड़ा गया उसमें नकली नोट छपता था और उस नकली नोट के पीछे की कहानी भी यही थी। इन लोगों के हाथों में वही नकली नोट पकड़ाए गए और नकली नोटों के दम पे ये करवाया जाता है। ये कानपुर की घटना में भी देखा गया, ये हल्द्वानी की घटना में भी देखा गया, ये मेवात की घटना में भी देखा गया और ये सूरत के सैयदपुरा इलाके में भी देखा गया। अब सवाल यह है कि जहां पारसी बहुसंख्यक थे वहां वो अल्पसंख्यक कैसे हो गए? मुसलमानों की आबादी सैयदपुरा में अचानक कैसे बढ़ गई? वहां पे हिंदू कितने प्रतिशत बचे हैं? क्या सैयदपुरा के भीतर बांग्लादेश वाली स्थिति हिंदुओं के लिए बन गई है या भारत के भीतर ही
उनको उनकी पूजा करने नहीं दिया जा रहा है या उनको गणेश प्रतिमा स्थापित करने नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम वो सवाल हैं जो पूरे सूरत कांड के पीछे की कहानी है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा लगता है। वो इसलिए लगता है कि जब बाहर से लोग आए, जो पुलिस कमिश्नर का कहना है वो भी कहना है कि 1 किलोमीटर दूर से बच्चे आए थे, तो उन बच्चों को कौन भेजा था, उनके माँ बाप से पूछताछ हो रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनका ब्रेन वॉश किसने किया था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है और भारी संख्या में वहां के मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं क्योंकि बहुत दूसरा विकल्प उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरी बड़ी बात यह कि गुजरात से ही कुछ शुरू करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले ग्लोबल भारत टीवी ने आपको दिखाया था कि CIA की एक रिपोर्ट छापी है स्पुतनिक मैगजीन ने, जो रशिया की एक बहुत जानी पहचानी मैगजीन है, जो मीडिया संस्थान है। उसका यह दावा था कि CIA भारत के भीतर कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। यह बात इसलिए थोड़ी सी सही भी लगती है क्योंकि गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, यूपी में भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई। इसके अलावा देश भर के अलग अलग हिस्सों में कुछ इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। इसके पीछे कौन लोग हैं, किस मैसेज के थ्रू इनको मैसेज दिया जा रहा है? क्योंकि फ्रांस में कुछ दिन पहले ही जो टेलीग्राफ एक मोबाइल ऐप है दोस्तों, उसके जो CEO हैं उनको गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी में ये बड़ा मुद्दा था कि फ्रांस के भीतर जो कुछ हो रहा है उसमें टेलीग्राम ऐप जो है वो काफ़ी कुछ मदद कर रहा है और भारत में भी टेलीग्राम ऐप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तमाम जरिए हैं जहां से पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क का मैसेज भारत में पहुंचाया जा सकता है और भारत में वो स्थिति पैदा की जा सकती है जो नहीं होनी चाहिए। हमने गुजरात में जो कुछ हुआ जब उसे बारीकी से पढ़ने की कोशिश की तो 2-3 बातें हमें और पता चली जो आपको बता देनी चाहिए। पहली बात ये पता चली दोस्तों कि वहां पर बच्चों को ढाल बनाया गया और ये बहुत बड़ी लकीर हो सकती है। बच्चों को इसलिए ढाल बनाया गया क्योंकि ये कहा जा सके कि बच्चों की गलती पर दूसरे धर्म के लोगों ने यह आरोप लगा दिया कि वहां पे दंगा हो रहा था। दूसरी सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि वहां पे जब पारसी बहुमत में थे तो वो अल्पमत में कैसे आ गए। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पहले साल से पत्थरबाजी हुई, दूसरे साल पत्थरबाजी हुई, तीसरे साल यानी कि इस साल पहली बार पत्थर मारे गए और दूसरे दिन जो है आक्रामक यानी हमला बोल दिया गया। तो ये कौन लोग हैं जिनकी प्लानिंग इतनी बेहतर है कि वो साल दर साल अपनी स्थितियों को मजबूत करते जा रहे हैं और जब उन्हें लगा कि आपको डिस्टर्ब कर देना चाहिए तो उन्होंने एक समाज को डिस्टर्ब कर दिया। अब सवाल ये है कि आप किन लोगों के साथ खड़े हैं, आपके जहन में कैसे सवाल खड़े होते हैं, आप इस देश के नेताओं से क्या कहना चाहेंगे, आप गुजरात की घटना को कौन सा नजरिया देना चाहेंगे, ये सब आपको तय करना है। लेकिन गुजरात में जो कुछ हुआ वो सामान्य नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी क्या है ये जो है जांच का विषय है और इसमें लगता है कि NIA की एंट्री होगी, पूछताछ होगी, बहुत बड़ा चौंका देने वाला खुलासा भी होने की उम्मीद है। दोस्तों इस वीडियो पे आप अपनी राय जरूर रखिएगा।